आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वह हैं 52 से लेकर 61 तक। सबसे पहले 52 से लेकर 61 तक हम एक बार शॉर्ट अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 को संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद भी बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन। इसके बाद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में है इसकी योग्यताएं। आर्टिकल 59 में है इसकी शर्तें। अनुच्छेद 60 में है इसका राष्ट्रपति की शपथ। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया यानी कि इसको हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है? एक एक से पढ़ेंगे। देखिए कितने अनुच्छेद हैं। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। 55 में है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में इसका कार्यकाल। 57 में इसका पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। 59 में राष्ट्रपति की शर्तें। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। अब चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 58। और अनुच्छेद 58 में क्या है? 58। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब देखिए राष्ट्रपति की योग्यताओं में क्या है। नंबर 1, इसकी जो उम्र है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से 35 वर्ष से अधिक। 35 वर्ष से अधिक। नंबर 2, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यताएं रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने जैसी योग्यताएं होना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं। और एक है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। क्या क्या योग्यताएं? 35 वर्ष से आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु कितनी नहीं होनी चाहिए? 35 से अधिक होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो। लोकसभा का सदस्य बनने की सिर्फ क्या रखता हो? योग्यता। होना जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही हो। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो।
अब ये लाभ का पद क्या है, इसे समझेंगे। लाभ का, देखिए संविधान में लाभ के पद के बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन एक वाद था, और वाद का नाम है कांता खतूरिया बनाम माणिक चंद स्वराणा। कौन सा है? कांता खतूरिया बनाम माणिक चंद स्वराणा। ये वाद था 1969 का, 1969 का वाद था। इस वाद में लाभ के पद की व्याख्या की गई है। लाभ के पद की व्याख्या क्या क्या की गई है, इसमें बताया गया है कि कौन सा लाभ का पद नहीं है। और इसमें बताया गया है कि अगर कोई पहले से राष्ट्रपति है वह लाभ का पद में नहीं आएगा। अगर पहले से कोई राज्यपाल है यह भी लाभ के पद में नहीं आएगा। अगर कोई संघ या राज्य का मंत्री है, यानी केंद्र या राज्य का मंत्री, राज्य का मंत्री लाभ के पद में नहीं आएंगे। लाभ के पद में नहीं आएंगे। देखिए, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे संघ या राज्य का मंत्री हो, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। अच्छा, लाभ का पद वैसे कहते कैसे हैं? लाभ का पद कहते हैं चाहे तो संघ सरकार से, चाहे राज्य सरकार से कोई भी वेतन या भत्ता प्राप्त करना, कोई भी वेतन या भत्ता प्राप्त करना लाभ का पद कहलाता है। आगे देखिए, आगे देखेंगे राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदन की जरूरत। इनका मतलब क्या है कि आपको 50 कैंडिडेट ऐसे चाहिए जो लोकसभा या राज्यसभा में जो आपकी सहमति प्रदान कर सकें, और उसके तुरंत बाद ही 50 कैंडिडेट ऐसे चाहिए कि उसके बाद में आवे। इसकी इसकी जमानत राशि कितनी कितनी है? जमानत राशि कितनी है? 15,000। 15,000 रुपये इसकी क्या है? जमानत राशि। जमानत जब्त कब होगी आपकी? जमानत जब्त कब हो जाएगी? जमानत जब्त 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं होने पर 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत जब्त हो जाती है। इसकी योग्यताएं एक बार फिर पढ़ेंगे। सबसे पहली योग्यता क्या थी कि इसकी उम्र 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है? लाभ का पद है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई किसी भी प्रकार का वेतन या भत्ता प्राप्त करना। कांता खतूरिया बनाम माणिकचंद सुराणा वाद में बताया गया था कि राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद व संघ व राज्य के मंत्री ये कोई लाभ के पद में नहीं आते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी रखी गई है? 15,000 रुपये। जमानत जब्त कब हो जाएगी? 1/6 मत अगर नहीं मिलते हैं तो जमानत जब्त मानी जाएगी। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। क्या है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल से क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता? नंबर एक, रोज लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य। इससे आगे पढ़ेंगे, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह हमें याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। एक संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, और जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इस संविधान संशोधन में कहा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकें, भी भाग ले सकेंगे। अच्छा देखिए, दिल्ली व पुडुचेरी ने सर्वप्रथम कब भाग लिए थे? 1997 के चुनाव में। किसके चुनाव में? 1997 के चुनाव में भाग लिया। अनुच्छेद 54 पढ़ रहे हैं, निर्वाचन मंडल पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं। निर्वाचित याद रखना है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, यानी कि विधायक भाग ले रहे हैं। कौन भाग ले रहे हैं? विधायक भाग ले रहे हैं। 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें दिल्ली व पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी मौका मिला राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इन्होंने दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों ने, निर्वाचित जो सदस्य थे, उन्होंने सबसे प्रथम चुनाव में किस चुनाव में भाग लिया? तो 1997 के चुनाव में भाग लिया था। अब देखिए, अब एक नोट लगाएंगे और समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, तो मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और जब, अच्छा देखिए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो पे क्या है कि हमने पढ़े विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों में तो विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। विधानसभा के सभी सदस्य, विधान सभा नहीं, विधान परिषद के, विधान परिषद के सभी सदस्य। अच्छा, एक और बात, एक और चीज समझिए कि हमारे यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? क्वेश्चन है ये, क्या एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? बताइए। आंग्ल भारतीय क्या
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? अब आप बोलेंगे कि आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं, इसलिए आंग्ल भारतीय चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आंग्ल भारतीय चुनाव में भाग कब ले सकते हैं? जब ये निर्वाचित होकर आया हो। निर्वाचित होने पर भाग ले सकते हैं। अच्छा देखिए, तो क्या ऐसा कोई आंग्ल भारतीय है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है? एक है डेरेक ओ ब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन ये प्रथम आंग्ल भारतीय हैं। प्रथम आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन सी प्रक्रिया से लिया? डेरेक ओ ब्रायन निर्वाचित होकर आए थे, ना कि मनोनीत चुने गए थे। जब निर्वाचित होकर आएंगे तो फिर आराम से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। अनुच्छेद 54 में क्या क्या पढ़ा है? निर्वाचन मंडल में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। और 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकेंगे। और इन्होंने दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने सर्वप्रथम सन 1997 में भाग लिया था। अब देखिए, क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के कोई भी सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन रहेगा एक, क्या आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन निर्वाचित होगा तभी। तो ऐसे कौन प्रथम आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था? उसका नाम है डेरेक ओ ब्रायन। समझ में आया यहाँ तक? आगे चलेंगे, आगे देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई थी? अभी मैंने अनुच्छेद था 55। आर्टिकल कौन सा था? 55। और निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होती है। क्या है इसका नाम निर्वाचन प्रक्रिया का? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। और इस प्रणाली की खोज एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त प्रणाली मतदान प्रणाली की खोज आंद्रे हेयर ने की थी। आंद्रे हेयर ने की थी। इसलिए इसलिए इस विधि को आंद्रे हेयर विधि भी कहा जाता है। देखिए, ये होती कैसे है उसे एक बार समझते हैं। जैसे हम समझें कि राष्ट्रपति के चुनाव में ए और बी दो लोगों ने भाग लिया। हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, हम उसमें क्या क्या करते हैं कि वो होते हैं वरीयता के क्रम पर, यानी अग्रता ही विजेता। जो हम जैसे विधायक के चुनाव, सरपंच के चुनाव, ये सभी चुनाव कैसे होते हैं? अग्रता ही विजेता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अग्रता ही विजेता में क्या होता है कि हम सिर्फ एक को वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना चाहेंगे, आप सेकंड प्रायोरिटी किसे देना चाहेंगे। यानी कि आपको क्या बताना है कि
मेरे हिसाब से पहले नंबर पर बी आएगा और दूसरे नंबर पर ए आएगा। इस तरह से हमें एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली में वोट डाला जाता है। देखिए इसमें इनमें वोटों का जो शेयर होता है वो अलग अलग है। विधायक विधायक का मत मूल्य अलग होगा और सांसद का मत मूल्य अलग होगा। विधायकों का प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग अलग मत मूल्य है और सांसद का एक फिक्स मत मूल्य है। पहले हम सांसद का ही मत मूल्य पढ़ लें। एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा? सांसद का मत मूल्य, अब चाहे सांसद एक गोवा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे असम से हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, इसका जो मत मूल्य होगा वो होगा 708। यानी कि एक विधायक ने अगर वोट डाला है तो उसकी गिनती 708 के बराबर होगी। एक सांसद ने अगर वोट डाला है तो उसकी गिनती कितने में होगी? 708 में। लेकिन विधायकों का, प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। तो सब सर्वाधिक विधायकों का मत मूल्य कहाँ से है? सर्वाधिक मत मूल्य हम विधायकों के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा? 208। कितना है? 208। सर्वाधिक पढ़ लिया तो फिर न्यूनतम किसका है? न्यूनतम है सिक्किम का। सिक्किम का कितना है? 7। और राजस्थान से कितना है? राजस्थान का मत मूल्य है 129। सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। सर्वाधिक मत मूल्य किसका है? उत्तर प्रदेश का, विधायकों में 208। और न्यूनतम विधायकों में मत मूल्य कितना है? 7। और राजस्थान का मत मूल्य कितना हो जाएगा? 129। हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन सी विधि है? एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त आपको याद रखना है, गुप्त मतदान प्रणाली। अब देखिए अनुच्छेद 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 में क्या पढ़ा था हमने? शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। क्या पढ़ी थी? अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। और किसकी शपथ दिलाते हैं? ये भी तो क्वेश्चन है ना, किसकी शपथ? शपथ में संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण। संविधान व विधि की रक्षा, संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता का कल्याण। जनता का कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। और इसी प्रणाली को क्या बोलेंगे? आंद्रे हेयर विधि। आंद्रे हेयर विधि में सांसद का मत मूल्य कितना हो जाएगा? 708। विधायक का मत मूल्य कितना हो जाएगा? अलग अलग राज्यों के अलग अलग मत मूल्य हैं। सर्वाधिक मत मूल्य किसका है? 208 उत्तर प्रदेश का। न्यूनतम मत मूल्य किसका है? 8 सिक्किम का। और राजस्थान का मत मूल्य कितना है? 129। उससे पहले हमने पढ़ा था निर्वाचन। निर्वाचन मंडल में क्या है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? कौन कौन भाग ले सकता है बताइए? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी अनुमति दे दी गई। दिल्ली व पुडुचेरी ने सबसे पहले सन 1997 में चुनावों में भाग लिया था। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं और निर्वाचित होना जरूरी है। ऐसे कोई निर्वाचित आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने भाग लिया है? तो डेरेक ओब्रायन हो जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद था? इसकी योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद 58। भारत का नागरिक होना चाहिए, कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यताएं होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। संविधान में लाभ के पद की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन एक वाद था कांता खजूरिया बनाम माणिक चंद सोराणा वाद, इसमें राष्ट्रपति के लाभ के पद में नहीं आएगा, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं आएगा और ऐसे ही संघवार राज्य के मंत्री लाभ के पद में नहीं आते। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसका कार्यकाल। कार्यकाल किस में है? अनुच्छेद 56 में। हाँ, एक बात और, ये अनुच्छेद 60 है ना, इसमें ये फिक्स नहीं है, ये ना कहीं संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन एक मान्यता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ है ना, हर बार 25 जुलाई को दिलाई जा रही है। ये बात संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन ये मान्यता हो गई है, ये केवल परंपरा है कि 25 जुलाई को ही शपथ दिलवाई जा रही है। अब देखिए आर्टिकल कौन सा है? 56। राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? कार्यकाल। कार्यकाल कौन से में है? 56 में। अब कार्यकाल में पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने समझा कि फिक्स 25 जुलाई को क्या हो रहा है? पद ग्रहण हो रहा है। फिक्स 25 जुलाई को ही जब पद ग्रहण हो रहा है तो 25 जुलाई को ही त्याग पत्र दिया जाएगा। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक होगा? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। कब से कब तक? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दायित्व रहेगा इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये क्या करेंगे? इसकी सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचना पहुंचाई जाएगी किसके? कार्यकाल से, त्याग पत्र से संबंधित। देखिए अगर कार्यकाल से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो या अतिक्रमण किया हो, क्या संविधान का उल्लंघन या फिर अतिक्रमण किया हो, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कौन सी विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग विधि से। महाभियोग विधि द्वारा। देखिए 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और कार्यकाल कब से कब तक है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। यह त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्या यह पद से पहले भी हटाया जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल। कब? जब संविधान का या तो उल्लंघन कर रहा हो या संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो। कौन सी विधि से हटाया जाएगा? विधि का नाम है महाभियोग विधि। अब पढ़ेंगे हम महाभियोग के बारे में। देखिए
अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 61। आर्टिकल कौन सा है? 61। और विधि का नाम क्या है? महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। कब लगा सकते हैं? जब या तो संविधान का अतिक्रमण हुआ हो या संविधान का उल्लंघन हुआ हो। कारण क्या है? संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण या फिर उल्लंघन। संविधान का या तो अतिक्रमण हुआ हो या फिर उल्लंघन हुआ हो। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, चाहे लोकसभा में प्रस्ताव आ जाए, चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव। लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का बहुमत जरूरी है। 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव लाना जरूरी है। देखिए, 1/4 और 1/4। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो इसकी जांच कौन करेगा? राज्यसभा। और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में आया है तो इसकी जांच कौन करेगा? लोकसभा। समझ में आई बात? चाहे तो लोकसभा में प्रस्ताव आ जाए, चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव आए, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का होना जरूरी है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया है तो राज्यसभा चेक करेगा, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया है तो लोकसभा जांच करेगा। प्रस्ताव लाने से पूर्व सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति इसका या तो स्वयं पक्ष रखेगा या अपने प्रतिनिधि से पक्ष रखवाएगा। पक्ष कौन रख सकता है राष्ट्रपति का? या तो स्वयं या फिर प्रतिनिधि। या तो स्वयं पक्ष रख देगा, नहीं तो कोई प्रतिनिधि रख देगा। यदि जांच, जो इसकी जांच हो रही है, लोकसभा में आया है तो राज्यसभा जांच कर रही है, राज्यसभा में आया है तो लोकसभा जांच कर रही है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो संसद के दोनों सदस्य, दोनों मिलकर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से दोनों सदन, अगले पेज पर चलते, दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव पारित करना होगा। और जैसे ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यह महाभियोग जो अभिक्रिया है, यह अर्धसैनिक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते। आपको क्या बताना है? कि चुनाव में भाग ले रहे हैं, चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। ऐसे कौन से सदस्य हैं? और ऐसे कौन से सदस्य हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? बताइए। वे सदस्य जो चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो कौन से हो जाएंगे? सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य। और वे सदस्य जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो कौन से हो जाएंगे? मनोनीत सदस्य। कौन से हो जाएंगे? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य।
मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 71। और अनुच्छेद 71 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रपति के चुनावी मामले हों चाहे उपराष्ट्रपति के चुनावी मामले हों, चाहे राष्ट्रपति के चुनावी मामले हों चाहे उपराष्ट्रपति के चुनावी मामले हों, इन दोनों मामलों में सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम